बल्कि खुशी की बात है, ब्राह्मण विरोध नहीं करते तो हरियाणा में हमको मज़ा नहीं आता है। बहुत सारे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वह बता रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है। चुनाव के बाद कॉमन सिविल कोड का मामला आपने खड़ा किया, 2019 में पेंडिंग रहा। 2024 का खेल करने के लिए नाटक है। जब रेकवाल साहब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय वामन मेश्राम साहब ने जब डंडा मारा, आंदोलन का डंडा मारा, तब भागवत ने कहा कि 2024 के बाद देखेंगे, सबको भारी संख्या में मार दिया जाएगा, कोई आपदा के नाम पर मार दिया जाएगा। इतना बड़ा देश है तो फिर यहाँ संगठित रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ एक जन आंदोलन भी हो सकता है। अमल करने वाला जो वर्ग है वो शेड्यूल कास्ट के नहीं है ना, बैकवर्ड कास्ट के नहीं है, अपर कास्ट के लोग हैं। अपर कास्ट के लोग वो बंदर की कहानी में वो हर एक को बांटता है मगर देता किसी को नहीं है, आखिरी में खुद खा लेता है। लोग इसके बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोग समर्थन में हैं। बीएससी और एससी के जो झगड़ा जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आरएस जो अपना दाव खेल रहा है उसका भांडाफोड़ हो जाए, ये आप ये चाहते हैं। कैटेगराइजेशन करके सबको मिलना चाहिए, मतलब हर आदमी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के आप समर्थन में? हाँ, समर्थन सर। वेलकम साथियों, चैनल के अंदर आपका स्वागत है। आपने एक बात देखी होगी कि अंधे को अंधा नहीं कहना चाहिए क्योंकि वह बुरा मान जाता है, लेकिन अगर हम लोग उसको इलाज के लिए लेकर के जाते हैं, हॉस्पिटल को बताते हैं, डॉक्टर आता है वहाँ पर चेकअप करते हैं, तो उसको ये नहीं बताते कि सर इसको दिख रहा है, उसको ये बताते कि सर ये अंधा है, हम लोग आँख का इलाज करवाने के लिए आए हैं। आज राखीगढ़ी की धरती पर एक कार्यक्रम होता है और बामसेफ की जो पिच है वह डीएनए लगभग आंकी जाती है और वह बताते हैं कि यहाँ पर जो सत्ता के जो शासक जो लोग हैं, शोषक जो लोग हैं, शासक और शोषक दोनों एक ही हैं, वह जो यहाँ पर काफ़ी लगभग 1500 से 2000 साल के आसपास में आए थे, उसका जो डीएनए जो है उसके हिसाब से पता चला कि भाई ये लोग यहाँ के नहीं थे। उसी के आधार पर बामसेफ का 23वां अधिवेशन राखीगढ़ी की धरती पर ही पड़ा। मतलब इतिहास से आप लोगों को देखना चाहिए कि ऐसा एक कार्यक्रम तब हुआ था जबकि विदेश में एक साइट थी इजिप्ट के अंदर, वहाँ पर एक सेमिनार बनाया गया था, वहाँ पर बहुत सारे कंकाल निकल रहे थे, बहुत सारा खजाना निकल रहा था, वहाँ पर एक ऐसा कार्यक्रम हुआ था। लेकिन भारत में यह 23वां राज्य अधिवेशन जो है वह राखीगढ़ी में हुआ है। यह बड़ा बधाई का विषय है हर एक आदमी को कि उनका जो देश है वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से चल रहा है। 4 मुद्दे थे इसके अंदर, हम लोग पहले मुद्दे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। सर, हम लोग द्वितीय स्तर के जो 4 मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। एक मुद्दा जो है वह हम लोग पहले चरण का भी ले लेते हैं। पहले अगर हम लोग देखा जाए कि चौथा मुद्दा जो प्रथम चरण का है वह राखीगढ़ी हिसार में मिले नरकंकालों का डीएनए भारत के ब्राह्मणों से नहीं मिलता है, एक वैज्ञानिक विश्लेषण है। और आपने देखा कि इस मुद्दे के ऊपर सुबह सुबह आपके कार्यक्रम का विरोध हुआ था, कैसे देखते हैं? बल्कि खुशी की बात है, ब्राह्मण विरोध नहीं करते तो हरियाणा में हमको मज़ा नहीं आता है। ब्राह्मण लोग एक साइड में मीडिया में वही बात कर रहे हैं, एंकर भी वही है, डिबेट में भी वही है, या अखबार में एडिटोरियल लिख रहा है तो उसी के फेवर में कर रहा है और गलत प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो पहली बात यह है कि ब्राह्मण हरियाणा की राखीगढ़ी की साइड को लेकर अपने आप को मूल निवासी बता रहा है और मीडिया में वो एक तरफा दिखा रहा है। तो इसका दूसरी एक साइड है, वो साइंस को आधार बनाकर नहीं बता रहे, वो पुराण कथाओं को आधार बनाकर, उनके एपिक्स को आधार बनाकर, रामायण महाभारत को आधार बनाकर, जो कि वो गुप्त काल में लिखे गए हैं। और ब्राह्मणों का जो आगमन है वो BC 2000 से 1700 में आए हैं, यानी आज से लगभग 4000 वर्ष पहले है। तो वो बात जो थी वो बात हम बोल रहे थे, 1-2 साल से हम ये राखीगढ़ी के इश्यू को लेकर बोल रहे थे, मगर इसका वास्तविक जानकारी
फिजिकल एविडेंस हरियाणा के लोगों को हम दिखाना चाहते थे। निमित्त अधिवेशन था, हम हमारी विरासत को लोगों के साथ अटैच कर रहे थे। मतलब एक तरीके से प्रचार हो रहा है। प्रचार हो रहा है। अभी अगर हम लोग देखें कि चलो ये तो मान लिया कि चलो डीएनए का है, आपके पीछे आपको बहुत सारी जानकारी होगी, लेकिन अभी नया एक कानून बना है और उसको कॉमन सिविल कोड या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड इस तरीके से नामों से नवाजा गया है। इसके साथ में एक खास बात यह भी कि यह है जो समान नागरिक जो संहिता है, मतलब कि भारत सरकार नागरिकों के लिए समान संहिता का पालन उपबंध किया जाए उनके लिए, आर्टिकल 44 में भी है, यह भारतीय संविधान के अंदर है। आप इसके समर्थन में है, विरोध में है, सरकार कैसा यहाँ पर लागू करना चाहती है वो सब बताइए। पहली बात है कि आरएसएस और बीजेपी के लोग आर्टिकल 14 का हवाला देकर कह रहे हैं कि ये हम नहीं कह रहे। वो कभी कभी बाबा साहब अम्बेडकर का भी सहारा ले रहे और संविधान की दुहाई दे रहे। जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो रहा था, कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, उसके डिबेट वॉल्यूम्स अवेलेबल है। तब ब्राह्मण लोगों ने सबसे ज़्यादा अगर डिबेट किस मामले पर किया है तो वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर। मगर इंटेंशन है मुस्लिम अटैक, क्योंकि उनको कॉन्स्टिट्यूशन का बेस ब्राह्मण राष्ट्र को आधार बनाकर करना था और वो अम्बेडकर साहब कुछ परेशान करना चाहते थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा आप किस कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन डिबेट की बात है। भारत में जो आईपीसी लागू है यही कॉमन सिविल कोड है। किसी ने चोरी कर लिया, किसी ने डकैती कर लिया, किसी ने रेप कर लिया, किसी ने मर्डर कर लिया, तो किसी व्यक्ति जाति धर्म लिंग प्रांत के आधार पर किसी को माफ किया जाता है? समान लागू है ना। तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में जन्म का विधि, शादी का विधि और मरने के बाद का विधि, ये छोड़कर बाकी सारे कॉमन आईपीसी के द्वारा लागू कर दिया है। अगर तो ब्राह्मण लोग क्या करना चाहते हैं, एससी को, एसटी को, ओबीसी को हिंदू बनाना चाहते हैं। शब्दावली हिंदू है, मगर वो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जाकर एक कानून बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र के नाम पर। ऐसे अगर देखा जाए कि ये बहुत सारे जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो बता रहे हैं कि कॉमन सिविल कोड तो बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया है, लेकिन कॉमन सिविल कोड जॉब्स में नहीं है, एजुकेशन में नहीं है, रिजर्वेशन के अंदर नहीं है। अगर उसके थोड़ा सा आसपास में भी देखा जाए तो एक बच्चा पानी पीता है, एक बुजुर्ग पानी पीता है, तो पानी पीने से पहले उसकी जाति पूछी जाती है, वहाँ पर कॉमनलिटी नहीं है किसी भी तरीके से। तो कौन सा कॉमन शब्द यहाँ पर लेकर आए हैं? मनुस्मृति का यानी विषमता का विषमते का कट्टरता से समर्थन करने वाले लोग कौन से समान नागरिक संहिता की बात कर सकते हैं? एक बात और देखिए कि 44 जो आर्टिकल जो है उससे ठीक 5 आर्टिकल पहले आर्टिकल 38 और 39 है, मतलब समान काम समान वेतन, वहाँ पर तो किसी भी तरह की कॉमनलिटी नहीं रही। आरएसएस के लोग मनु को चाहते हैं और उसके तहत प्रोपोगंडा कर रहे हैं वन नेशन वन लॉ। अब वन लॉ कौन सा है? मनुस्मृति का। और वन लॉ तो लागू है भारत के कॉन्स्टिट्यूशन का। तो विषमता का समर्थन करने वाले लोग, जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले लोग, आदिवासियों का सेग्रीगेशन को मान्यता देने वाले लोग, घुमंतु जनजातियों का निर्माण करने वाले लोग, उच्च रिश्ता मानने वाले लोग, समान नागरिक संहिता की बात उनके मुंह से शोभा नहीं देती। अगर देखा जाए कि यहाँ के जो लोग हैं उनको कॉमन सिविल कोड का मतलब ही नहीं पता है, और जब तक उन्हें मतलब पता चलेगा तब तक तो लागू कर देंगे। 3.5% ब्राह्मण बहुसंख्य लोगों का फैसला कैसे ले सकते हैं? जी 3.5% ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, मगर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हिंदू राष्ट्र का है। ये सारा खेल जो है एससी एसटी ओबीसी को ध्यान में रखकर धार्मिक पोलराइजेशन करके 2024 का चुनाव कैसे जीता जाए। 2014 में भी कॉमन सिविल कोड का ड्राफ्ट रेडी था, रोका किसने था? लागू क्यों नहीं किया? तो 2014 के चुनाव के बाद कॉमन सिविल कोड का मामला आपने खड़ा किया, 2019 में पेंडिंग रहा। 2024 का खेल करने के लिए नाटक है। जब रेकवाल साहब राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय वामन मेश्राम साहब ने जब डंडा मारा, आंदोलन का डंडा मारा, तब भागवत ने कहा कि 2024 के बाद देखेंगे। 2024 के बाद में चलेगी ये बात।
आदिवासियों को बाहर भी निकाल दिया सिविल जो यूसीसी से। आदिवासी लोगों का संगठन है, अभी आदिवासियों ने मान्य किया, राष्ट्रीय आदिवासी भी भारत बंद भी हुआ इसमें। हाँ, और उनका जो वनवासी कल्याण आश्रम है वो यूसीसी का समर्थन कर रहा था। मतलब ये तो एक गजब की बात होगी। तो एक्सपोज हो गए झूठे लोग, नकली लोग। लड़ाई लड़ने वाले को लोग समर्थन करते, दलाली करने वालों को लोग थोड़ी समर्थन करते। अगर देखा जाए, जैसे कि आपने एक बात कही है, संवैधानिक अधिकार केवल अधिकार नहीं है। जैसे कि मौलिक अधिकारों की बात चल रही है, मौलिक अधिकार मेश्राम साहब बहुत बार बोलते हैं कि मौलिक अधिकार केवल अधिकार नहीं है, वो फंडामेंटल राइट है, और उनको ख़त्म तो जो इमरजेंसी है उसके टाइम पर भी नहीं किया जा सकता। तो इसके अंदर ये विषय लगा है, इसमें ये कितना गंभीर मुद्दा है अभी भारत को देखते भारत में अघोषित इमरजेंसी लागू हो गई है। ये विषय रखने के पीछे एक मकसद है। भारत में अघोषित रूप से इमरजेंसी लागू हो गई है। अब देखो अलग अलग राज्यों में विद्रोही लोगों को उठा लिया जा रहा है, पुलिस थाने में मार दिया जा रहा है। हम लोग अलग अलग जगह कार्यक्रम करते हैं, आज भी परमिशन उन्हीं लोगों ने दी और हमको पूछ रहे परमिशन मिली क्या। अरे आपके फाइल में ढूंढो ना, हमको क्यों पूछ रहे हो? आपके फाइल में हमारा एप्लीकेशन मिलेगा ना। तो भारत में खुले तौर पर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया जा रहा है, चाहे केवल भाषण के या संस्था चलाने के, संगठन चलाने की नहीं, अलग अलग राज्यों में पार्टी को तक तोड़ा जा रहा है। अब जो फाउंडर है वो अध्यक्ष नहीं है, जो तोड़फोड़ करके बाहर गए वो अभी पार्टी का, दल का, संगठन का प्रमुख है। तो भारत में विपक्ष को पैदा नहीं होने दिया जा रहा है। भारत में सशक्त विपक्ष नहीं होगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा वो डेमोक्रेसी को तो ईवीएम खा गया। और तो इसलिए फंडामेंटल राइट ही है जिसके आधार पर हम शासक जमात बन सकते हैं, हमारे समाज को इकट्ठा कर सकते। मान लो बोलने की आज़ादी खत्म कर दी। अभी एक मुझे किसी ने भेजा कि आंदोलन नहीं कर सकते, किसी का शव आप उठा नहीं सकते, और शव को आधार बनाकर कोई आंदोलन करेगा तो उसको 5 साल जुर्माना होगा। अरे मगर अस्पताल में आप ये उनको क्या इलाज कर रहे हो, उनको मरवा रहे हो, और वो लोग शव नहीं लेना चाहते। ये राजस्थान की सरकार ने जो डेड बॉडी रख करके जो आंदोलन कर रहे थे, जैसे कि सरकार के ऊपर अगर न्याय किया जाए कि जब आप हम लोग को सरकार से न्याय मिलेगा, ऐसी उम्मीद लगाई जाती है। तो ये खुले तौर पर जो फंडामेंटल राइट है, आंदोलन करना, अनशन करना, रैली मार्च करना, सभाओं का आयोजन करना, ये फंडामेंटल राइट है ना। अभी आपके खट्टर गवर्नमेंट ने जो पुलिस का बैच है उसके ऊपर वर्ण व्यवस्था का गुणगान गाने वाला श्लोक जोड़ दिया। जो पुलिस का सिंबल है अशोक का, शेर की तरह, उसको लेकर फिल्मी बनाए सिंघम। अब सिंघम को कर दिया उन्होंने चिंगम। तो फल कर्म किया था, फल की इच्छा मत कर। तो अगर कोई मेरे पैसे खा गया, इस तरीके से ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देना है, आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करना है ना। संविधान की शपथ खाकर आईपीएस बनने वाला अधिकारी वो बोलेगा मैं अभी वर्ण व्यवस्था की शपथ खाता हूँ और उसके आधार पर मैं ब्राह्मण के समर्थन में रहूँगा और ब्राह्मण को बचाने का काम करूँगा, तो ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है कि नहीं है? शिक्षा मौलिक अधिकार है, मगर यहाँ की आपकी हरियाणा की सीएम खुद कह रहा है कि प्राइवेट संस्था स्कूलों में अगर दाखिला लोगे तो आपको बच्चों को पैसा मिलेगा, और स्कूल में जाओगे तो उल्टा आपके माँ बाप को पैसा भरना पड़ेगा। तो हमारा शिक्षा लेना फंडामेंटल राइट है, प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। स्वास्थ्य हर नागरिक को उसका भी फंडामेंटल राइट है। निवास का राइट है वो तो ख़त्म कर दिया। और तीसरा है नौकरी, नागरिक बन रहे हो तो सिविल सोसाइटी का हिस्सा बनो, जो अभी नहीं है, सारे लोग बेरोजगार है। यानी एक तरफ आप बेरोजगार करा रहे हो और दूसरी तरफ आपके आंदोलन करने के या आपकी अभिव्यक्ति के फंडामेंटल राइट को रद्द किया जा रहा है। ये देश एक बड़ी हिंसक प्रतिक्रांति की तरफ जाने वाला है जब जनता के अधिकार को रोक दिया जाएगा। बाबा साहब अम्बेडकर भी कहते कि अगर डेमोक्रेसी में विषमता कायम रही तो भारत में हिंसक रिवॉल्यूशन हो सकता है, और वो कैसा होगा मैं इसकी व्याख्या करने के लिए मेरे पास शब्द भी नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भारत में या तो सबको भारी संख्या में मार दिया जाएगा, कोई आपदा के नाम पर मार दिया जाएगा,
इतना बड़ा देश है तो फिर यहाँ संगठित रूप से ब्राह्मणों के खिलाफ एक जन आंदोलन भी हो सकता है। दो शक्यता है, दो संभावना है। इतना कुछ मतलब दबाने की बात है ये। वो लोग हर ढंग से न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेट्स, मीडिया सबका मिसयूज कर रहे हैं। अभी इसमें अगर देखा जाए तो एक एससी और डीएससी का 2024 से पहले ठीक डीएससी के मुद्दे गरमाना रज बीजेपी को डीएससी समाज के अधिकार देना नहीं बल्कि आपस में लड़ना है। इस मुद्दे के ऊपर क्या, इसके लिए जो विवाद खेल रहे हैं वो बामसेब का जो ग्रोथ हरियाणा में बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए वो एससी और डीएससी के नाम पर झगड़े लगाना चाहते हैं। क्योंकि जाट मुसलमानों को भी आश्रय दे रहा है, जाट एससी के साथ भी खड़ा होना चाहता है और जाट केंद्र की सत्ता को अटैक भी कर रहा है। जाट जो लोग हैं पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी, ये इस इलाके के लोग चुनौती दे रहे हैं क्योंकि इन जाट क्रांतिकारी जमातें उसको समझ में आ गए। तो ब्राह्मण हरियाणा में कोई गड़बड़ करना चाहते हैं, ये लड़ाने का मामला है। जो लोग कह रहे हैं कि उनका संख्या के अनुपात उनको हिस्सेदारी नहीं मिली है, तो वो लोग डाटा तो निकाले, दिमाग तो लगाए। सारे गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सेक्टर बेच दिए गए, रेलवे बेच दिया, एयरलाइंस बेच दिया, नाल्को बेच दिया, टेल्को बेच दिया, बीएसएनएल बेच दिया, एमटीएनएल बेच दिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बेच दिया। अब अस्पताल और स्कूल बेचने का काम शुरू हो गया है। बेचना क्या बाकी है? जब आपका जीरो कर लिया गया तो जीरो में आप हिस्सेदारी मांगोगे या उसको बचाने के लिए कोई राष्ट्रव्यापी मूवमेंट का हिस्सा बन सकते हो? देखो, ब्राह्मण कोई भी गेम एक राज्य में ट्रायल के तौर पर इस्तेमाल करता है। अगर ये एससी वर्सेस डीएससी ऐसा कर दिया गया तो ये ऑल इंडिया में ये गेम खेल सकते हैं। जैसे एट्रोसिटी के नाम पर उन्होंने मोस्ट बैकवर्ड कास्ट के लोगों को एससी एसटी के खिलाफ भड़का दिया था, फिर बाद में उनको भी समझ में आया तो भिड़ाने का मामला है। तो इससे हरियाणा के लोगों को ये जाल में नहीं फंसना चाहिए। संगठन की क्या नीति है इसके ऊपर? क्या ये जो डिवाइडेशन हो रहा है ये सही है? संगठन की नीति है कि रिजर्वेशन को लेकर जो विवाद है इसका हल है कैटेगराइजेशन करना। मतलब एससी, डीएससी, बीसी ए, बीसी बी, हाँ, ए बी सी डी ऐसा कैटेगराइजेशन विद इन किया जा सकता है। हम इसके समर्थन में, मगर प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप मोर्चा नहीं खोल रहे हो। प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ आप मोर्चा नहीं खोल रहे हो और दुश्मनों के द्वारा भिड़ाने का जो मामला है उसमें आप इंटरेस्ट लेकर ब्राह्मण को छोड़ दिया। मान लो उन्होंने डीएससी का नाम ले लिया, उसमें से शेड्यूल कास्ट को विभाजित किया। वो विभाजित करना तो 2024 के राजनीति का हिस्सा है। रिजर्वेशन कास्ट के नाम पर है, क्लास के नाम पर है। शेड्यूल कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन है, कास्ट के नाम पर कैसे मिलेगा? मान लो किसी जाति ने कहा मेरे साथ अन्याय हुआ तो उसको कैसे मिलेगा? रिजर्वेशन अमल करने वाला जो वर्ग है वो शेड्यूल कास्ट के नहीं है ना, बैकवर्ड कास्ट के नहीं है, अपर कास्ट के लोग हैं। अपर कास्ट के लोग वो बंदर की कहानी में वो हर एक को बांटता है मगर देता किसी को नहीं है, आखिर में खुद खा लेता है। आपकी एक पॉलिसी है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं। हाँ। ताकि उनको उनके अधिकार मिल जाए। अब अगर एससी के अंदर देखा जाए तो लगभग 12-13 के आसपास में जाती है। डीएससी बाद में बोलो, पहले दलित शब्द गलत है, उसके बारे में सोचो। सर डीएससी जो है आपने देखा हुआ डीएससी दलित के नाम से नहीं कि दलित और अति दलित के नाम से रिजर्वेशन की मांग नहीं कर रहे, वो एससी शेड्यूल कास्ट और डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट के नाम से मांगा जा रहा है। मगर प्रचार में तो दलित ही आ रहा है। नहीं दलित सर डीएससी हम लोग डीएससी की बात कर रहे हैं, दलितों की बात नहीं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूँ कि शासक बनो और अपने लोगों को अधिकार दो, भिखारी मत बनो। मांगने वाला समाज थोड़ी देगा, देने वाला बनो। इन ब्राह्मणों का बंदोबस्त करो। हरियाणा में कौन सा जिला नहीं जहाँ ब्राह्मण आपको विरोध नहीं कर रहा है? अब कौन सा जिला, कौन से गांव में वामन मेश्राम का नाम मालूम नहीं, कौन से जाट को मालूम नहीं है, कौन से वाल्मीकि को मालूम नहीं है? आपका आंदोलन गांव गांव में फैल गया है। बस इसको कंसोलिडेट करो, इसकी ताकत बनाओ और 2024 के चुनाव में इनको दिखा दो। तो इसका मतलब हम लोग
इसके बिल्कुल कह सकते हैं कि हम लोग समर्थन में हैं। बीएससी और एससी के जो झगड़ा जो है, हम लोग ये चाहते हैं कि जो आरएस जो अपना दाव खेल रहा है उसका भंडाफोड़ हो जाए, ये आप ये चाहते हैं। कैटेगराइजेशन करके सबको मिलना चाहिए, मतलब हर आदमी की हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के आप समर्थन में हैं। हाँ समर्थन में। सर एक बात और बताइए, चलो ये हो गया हमारा आज का जो टॉपिक था वह हो गया है। छोटू राम जयंती राखी गढ़ी में हर साल मनाने का क्या कारण है? एक तो आपने पिछले साल भी देखा था, आज भी वही हालत है। दीनदयाल उपाध्याय का क्या काम है? आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में दीनदयाल उपाध्याय का क्या रोल है? दीनदयाल उपाध्याय ये जनसंघ पार्टी का फाउंडर है। बीजेपी वाले अभी तक नहीं बता रहे दीनदयाल उपाध्याय के हत्या किसने की। मुगल सराय जिसको अभी नाम दिया, नाम तो दिया मगर हत्या किसने की ये नहीं बताई। क्या वो अंदर के लोग थे या बाहर के लोग थे ये भी लोगों को पता नहीं है। तो दीनदयाल का आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में क्या योगदान है, ये पहला हमारा सवाल है। दूसरी बात, वो वहाँ लिख रहे हैं वैदिक सिंधु सरस्वती सभ्यता। वैदिक का क्या संबंध है? वैदिक का क्या मिला? राखी गढ़ी में यज्ञ मिला, राखी गढ़ी में घोड़े का चिन्ह मिला, क्या मिला? क्या ब्राह्मणों द्वारा लिखा हुआ कोई ताम्रपट मिला, कोई अभिलेख मिला? तो जो ब्राह्मणों की विरासत नहीं है वो हमारी विरासत है। तो हरियाणा में हमारे जाट लोग चाहते हैं एक बड़ा आंदोलन करे, तो वहाँ इकट्ठा आने के लिए कोई ओकेजन चाहिए ना। वहाँ किसान लोग हैं, उस गांव के लोग किसान हैं, उन किसानों को मुआवजा तक नहीं दिया गया और वो लोग अपनी बात को शासन प्रशासन तक या जुडिशरी तक वो अपने सही ढंग से बता भी नहीं पा रहे, अज्ञा नहीं है। तो हम लोगों ने फैसला किया क्योंकि उस पर दावा करना होगा और यहाँ की क्रांतिकारी कौम है जाट, जाटों को दावा करना होगा, जाटों को लीड करना होगा। बाबा साहब अम्बेडकर और दीनबंधु सर छोटू राम अगर एक हो सकते हैं तो क्या हम SC ST OBC के लोग एक नहीं हो सकते? राखी गढ़ी के जो वेलकम जो गेट था उसमें भी देखा हुआ डॉक्टर अम्बेडकर एक तरफ है, एक तरफ छोटू राम है। लेकिन यहाँ पर वैदिक सरस्वती सभ्यता और दीनदयाल उपाध्याय का जो बोर्ड लगा रखा है वो भी ऐसी जगह पर जिसका विश्व में नाम है। तो वो इसको आधार बनाकर, वो केवल गांव का मामला नहीं है, उस गांव को आधार बनाकर भारत के ही निवासी है और खासकर कि हरियाणा के मूल निवासी है ब्राह्मण, ये बताना चाहते हैं। उसका जवाब यहाँ भी देना होगा और ऑल इंडिया की ताकत इस मूवमेंट के पीछे रहेगी और सालाना वहाँ इकट्ठा होने का अवसर मिलेगा। और जिनको जयंती मनाना है तो 3-4 महीने उसको अभियान के रूप में जारी रखेंगे। सर छोटू राम की जयंती मनाते अलग अलग जिले में लोग, तो उनको कहेंगे कि राज्य लेवल की बड़ी बनाएंगे और 3-4 महीना जिले जिले की मनाएंगे, मगर एक जगह इकट्ठा होना होगा। अभी अगर एक लास्ट सवाल है, बैनर कौन सा होगा? छोटू राम विचार मंच होगा, भारत मुक्ति मोर्चा होगा, वामसिफ होगा? उसके ऊपर हमारे जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता है और सर छोटू राम विचार मंच के कार्यकर्ता है, वो सलाह देंगे। अभी बहुत सारी बातें डिस्क्लोज करने की जरूरत नहीं है, वो लोग हमें प्रस्ताव देंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। यह थे डॉक्टर विलास खरात, विश्व में जिनके चर्चे हैं और इन्होंने लगभग 50-55 के आसपास में किताबें लिखी हुई हैं। इनकी किताबें ज़्यादातर विवादित होती हैं क्योंकि लगभग व्यवस्था के जो खिलाफ में है। जैसे कि कहावत है कि तो हमने सरस्वती को लेकर 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया, आज भी 1 करोड़ रुपए का इनाम लिखा है कि अगर कोई भी आदमी, कोई भी ब्राह्मण अगर जो सरस्वती नदी का रेफरेंस लेकर के आता है, साबित करता है कि भारत में ही है, तो उसको 1 करोड़ रुपए का नाम है। काफ़ी अच्छा मौका है। बाकी मेरा कहना है कि धारा के विपरीत जिंदा मछलियां तैरती हैं और धारा के साथ में मुर्दा मछलियां तैरती हैं। जैसे कि जो भी ऑर्डर आया, मान लिया आज मिठाई बांटनी है, आज दिया जलाना है, सब कुछ व्यवस्था के साथ में होगा। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।